कपड़ा है ना घरे जने कहा हम ही बता दे, हम ही ले लेके पहनाए दे हैं। सुधार हो ना जो गांव को लगत है। अब एक आध दो चार हैं तो वे पूरे गांव को गंदो कहता ना, एक मछली पूरे तालाब को कर रही है, वो ही हाल है हमें लग रही है। तो कल हमने माताओं को इतना समझाया लेकिन कछु समझ में नहीं आया। मैंने कहा कम से कम बच्चों को तो टेबल रखिए हैं। बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज हाँ आइए, जहाँ प्रसंग चल रहा था, अब एक साधु की और एक पतिव्रता स्त्री की जंग छिड़ गई भैया। एक दो दिन नहीं, एक महीना हो गया, धीरे धीरे 2 महीने हो गए। पतिव्रता स्त्री ने सूर्य को नहीं निकलने दिया, सूर्य को नहीं निकलने दिया। हाहाकार मच गई। अब क्या होगा, अब क्या होगा। उन संत के पास गए जिन्होंने श्राप दिया था। तो संत ने कहा सुनो, एक काम करो आप। बोले क्या। कोई पतिव्रता स्त्री हो, कच्चे घड़ा को कच्चे धागे में बांध करके और कुआं से पानी खींच करके अगर उस कोड़ी के ऊपर छिड़काव कर दे तो सूर्य भी निकल आएगा और उसका कोड़ भी ठीक हो जाएगा और पति की मृत्यु भी होगी नहीं। अब ये बात राजा के पास पहुंचाई गई, जनक जी के पास। तो जनक जी ने पत्र लिख करके सब तरफ भेज दिए, कोई पतिव्रता स्त्री हो तो आ जाए और कच्चे घड़ा को कच्चे धागे में बांध करके कुआं से पानी खींच करके कोड़ी के ऊपर मार दे। एक पत्र अवधपुरी में पहुंचा तो महाराज दशरथ ने कौशल्या को आज्ञा दी। कौशल्या को आज्ञा दी तो कौशल्या मैया चलने के लिए 16 श्रृंगार कर रही थी। ये खबर एक मेहतरानी को लगी तो मेहतरानी दौड़ती हुई आई और मैया कौशल्या से कहा, माँ महारानी ये छोटे मोटे काम तो हम जैसे लोग ही कर सकते हैं, तो आपको वहां जाने की क्या जरूरत है, आप हमें आज्ञा दे दो ना। तो कौशल्या ने कहा ठीक है जाओ। तो मेहतरानी गई, कच्चे घड़ा को कच्चे धागे में बांध के कुआं से पानी खींच के उस कोड़ी के ऊपर छिड़काव कर दिया। जब छिड़काव कर दिया सूर्य भी निकल आया, कोड़ी का कोड़ भी ठीक हो गया, मृत्यु भी हुई नहीं। अब जब ये कोड़ी बिल्कुल ठीक हो गया तब बाद में राजा को ये बात मालूम पड़ी, ये तो कोई मेहतरानी आई थी जिसने कोड़ ठीक किया। यही बात जनक के अंदर बैठ गई थी। जब सब तरफ पत्र लिखा था ना तो महाराज जनक ने सब तरफ के लिए पत्र लिखा था, तो सभा के लोगों ने भी महाराज जनक को सचेत किया था कि महाराज याद करो पिछली अवधपुरी में पत्र मत भेज देना, क्योंकि हो सकता है राजा स्वयं न आए, अगर किसी बलशाली मेहतर को भेज दिया तो अनर्थ हो जाएगा। महाराज तो यही कारण था जो महाराज जनक जी ने पत्र नहीं भेजा था। बरमाला प्रोग्राम हो गया, उसके बाद में पत्र भेजा तो महाराज दशरथ जी बारात लेकर आए। राम जी का ही विवाह नहीं, राम जी के चारों भाइयों का विवाह उस जनकपुरी से हुआ। राम का विवाह सीता जी के साथ, लक्ष्मण भैया का विवाह उर्मिला के साथ, भरत भैया का विवाह मांडवी के साथ, शत्रुघ्न भैया का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ हुआ। जब बारात कितने दिन रुकी, कुछ लोग कहते हैं कि 3 महीना बारात रुकी और कुछ प्रमाण मिला है कि ये बारात 39 दिन रुकी। कितने दिन? आजकल बारात आवे तो कितने दिन? एक रात में लोग परेशान हो जाते हैं, एक रात में। आजकल तो मॉडल जमाना बना दिया, मैरिज होम में शादी होवे, रात ही रात में लल्ला लल्ली की चाय माए करते जाओ पे पे घरे हैं। हाँ। तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित 39 दिन बारात रुकी। बारात की जब विदाई का समय आया तो बारातियों को विदाई के लिए भोजन कराया जा रहा था। भोजन पहले
बिठा करके भोजन कराते थे बड़े सम्मान से। लेकिन आजकल जो लगत है गैया ना छोड़ दे, इन लोगों ने तो ऐसे लगत है छोड़ दे गए हैं। कोई शिष्टाचार नहीं रहा, सब लुप्त होता जा रहा है। हमारे भारत की संस्कृति लुप्त होती जा रही है। पहले बिछाई बिछा करके बिठा करके भोजन सम्मान से खिलाते थे, और आजकल पहले की बारात में बड़े बूढ़े बहुत जाते थे, लेकिन आज की बारात में नए नए लल्ला जावे। अगर बड़े बूढ़े जावे तो लल्ला कहे तुम्हारा काम मना कुन नाम बैठो आराम से हैं। लेकिन प्यारे सच देखा जाए तो बारात में बड़े बूढ़े का ही काम है। एक गांव से एक बारात जा रही थी, उधर से लड़की के पिता ने एक शर्त रख दी कि मैं शादी तभी करूंगा, लड़के का पिता बारात लेके आए तो बारात में सभी जवान लड़के आए, बुड्ढो एक भी नहीं आए, बड़ो बूढ़ो एक भी नहीं आवे। बोले ठीक है। अब लड़का जो हो तो दूल्हा बाप को नाना हो खड़े गो, नाना बोलो देखो मेरो अकेलो देव तो है, मैं तो जरूर जाऊंगा बारात में। जब नाना बिगड़ गया, बोले नाना बोलो मैं जरूर जाऊंगा। तो लड़का बोलो पिताजी नाना ना मार रहे तो एक काम करो। बोले का? नाना को ले चलो बारात में, इन्हें पीछे वाली गाड़ी में डिग्गी में डाल लिए, कछु ना मालूम परंदी। अब नाना को तैयार करो, पीछे डिग्गी में डाल लियो। लड़की वाले के यहाँ पहुंचे, लड़की के पिता को मालूम पड़ी कि बारात आ गई है गांव के बाहर। तो लड़की के पिता ने एक शर्त और रख दी, क्या? मैं अपनी बेटी की शादी तभी करूंगा उस लड़के के साथ। मेरे गांव के बाहर एक नदी बह रही है, एक नदी बह रही है। उस नदी में लड़के का पिता पानी की जगह पर अगर दूध की नदी बहा देगा तो मैं अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ करूंगा। जब बात लड़का के पिता ने सुनी, और लड़का को पिता बोलो भैया इतने हम पैसा वाए कहाँ जो दूध की नदी बहा दूंगा। बारात लौट गए, चल गई। लड़का बोलो पिताजी, बोले हाँ। अब बारात तो लौट के जा रही, शादी तो है ना भाई। बोले फिर नन्ना को काहे को मारी डाल रहा है, नन्ना को निकाल लो, नन्ना को निकालो। नन्ना बोले बेटा कहा बात? बोले नाना ब्याह ना बहू। बोले क्यों? लड़की के पिता ने कह दिया गांव के बाहर नदी बह रही है, लड़के का पिता अगर दूध की नदी बहा देगा तो मैं शादी करूंगा। अब पिता की इतनी हैसियत नहीं है वो जो दूध की नदी बहा दे। नाना बोले अच्छा। बोले हाँ। बारात लौट के जा रही? बोले हाँ। चलो कोई बात ना, बारात तो लौट के जा रही। इतनी शर्तें में लड़की के पिता ने रख दी, अब एक शर्त चलते चलते तुम भी रख दो। बोले क्या? लड़की के पिता से कह दो अगर नदी में जो पानी है, नदी के पानी को लड़की का पिता सुखा देगा तो दूध की नदी मैं बहा दूंगा। अब जब बात पहुंची लड़की के पिता के लिए, लड़की के पिता से कहा कि नदी में पानी तुम सुखा दो तो दूध की नदी मैं बहा दूंगा। लड़की का पिता बोला इसका मतलब बारात में बुढ़ा जरूर आया है, क्योंकि ये अनुभव ये गहराई बड़े बूढ़ों के अंदर ही होती है, हम जैसे बच्चों के अंदर नहीं। अगर नन्ना ना जाते तो लल्ला तो लौट आते वैसे ही विचारो। तो इसलिए बारात में बड़े बूढ़ों को जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके अंदर अनुभव गहराई बहुत अच्छी होती है। लेकिन आजकल लोग नहीं समझते इस बात को, नहीं समझते। एक जगह बारात गई, जब से मैं इस लाइन में आई हूँ तब से मैं कहीं शादी में नहीं जाती हूँ। तो एक जगह हमारे पिताजी के दोस्त हैं, उन्होंने मेरी मतलब कथा कराई थी। उन्हीं के घर पे उनकी बेटी की शादी थी, तो वो कार्ड देने के लिए घर पर आए। बोले बेटा आपको आना है। मैंने कहा अंकल आपका निमंत्रण स्वीकार है बट मैं आ नहीं सकती। बोले क्यों? मैंने कहा गुरुजी की आज्ञा नहीं है, मैं कहीं जाती नहीं हूँ।
बोले नहीं बेटा आपको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं भाई को या पिता को भेज दूंगी, लेकिन मैं नहीं आ सकती। तो जिस दिन उनकी बेटी की बारात आ रही थी उस दिन वो गाड़ी लेके मेरे घर पे आ गया। बोले आपको चलना पड़ेगा। मैंने बहुत मना किया, जब नहीं माने तो पिताजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा चले जाओ। तो हम और राहुल गए। अब भैया वहां गए तो वहां पे बेई चल लो खानो पीनो, आजकल तुम जानते हो कौन सो चलते हैं। सब लोग ले प्लेट पस से और खाएं। एक बेचारी बूढ़ी अम्मा लेके प्लेट एक तरफ खड़ी। हमने कहा बात अम्मा कच मिलो ना। अरे लली खाए लो। हमने की कहा अरे तब से खा ही रहे हैं। हमने की कहा हमने की तुम्हारी प्लेट तो बता रही है कि आपने कुछ खाया नहीं है, अभी प्लेट तो लिसी हुई नहीं है आपकी। अरे अरे लली कहा बताऊं खाए लो। मैंने की बताओ तो सही कहा खाओ। बोले तब से खा ही रही। मैंने की कहा, बोली कछु ना ढक्का है, धक्का फुक्की है रही है, कछु ना मिलो केवल जय खानों को मिलो है। आजकल कोई शिष्टाचार नहीं रहा है, गलियात जा रहे हैं, झूठे अनूठे पसत जा रहे हैं और खावत जा रहे हैं। कम पड़ गई तो गलियात जा रहे हैं, फिर पस रहे हैं, फिर खा रहे हैं। कोई नियम रहा? कोई नहीं। यहाँ पे सब लोग अच्छे होंगे, यहाँ पर जो नहीं चलते होगा चलते होगा। हाँ वाह समझदार है। और चलते हुए तो उन्हें सुधार कर लियो थोड़ा बहुत है जाए तो। बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज बरातियों की विदाई के लिए उन्हें भोजन करायो जा रहे हो तो लड़कियां बोली बहना, बोले हाँ कछु गाय ले। बोले कहा गयो, कहा गाओ जा।